अब देखिए, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट चेंज के बारे में, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज हम लोग ने डिस्कस करी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया। तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में है क्या, पहले इसको समझ लें। ग्लोबल वार्मिंग किसको कहा जाता है? नॉर्मली क्या है कि पूरे अर्थ का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पृथ्वी सिर्फ गर्म ही हो रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ सिर्फ गर्म ही होती चली जा रही है। एवरेज टेम्परेचर रेस करने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्मी बढ़ती चली जा रही है या टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए विंटर्स है और समर है। जो विंटर का तापमान होता है, अगर मान लीजिए बहुत कम, अगर हम नॉर्मल प्लेन की बात करें तो कहीं 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस जो है आपके जो सबसे कम होता है। और टेम्परेचर जो समर्स में होते हैं वो आपके एक तरह से 46 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल होते हैं। और पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अगर हम मान लें कि अभी क्या है कि एवरेज टेम्परेचर ये है, सपोज कर लीजिए कि 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड किस बेसिस पे कह रहे हैं हम? थ्रू पूरे ईयर के औसत तापमान को कहा जा रहा है, क्योंकि हर दिन का एक औसत तापमान होता है, एवरेज टेम्परेचर। कभी टेम्परेचर दिन के टाइम बहुत ज्यादा होता है, रात के टाइम बहुत कम हो जाता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर हम लोग किसी दिन का कहते हैं कि इस दिन का एवरेज टेम्परेचर ये है। उसी तरह से पूरे साल का पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अगर हम 19 डिग्री सेल्सियस मान लें, सपोज कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग है क्या ये हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को समझ लें क्या है। हम लोग के दिमाग में बस ये आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के मतलब पृथ्वी गर्म हो रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है कि जो हमारा क्लाइमेट है ये एक्सपैंड कर रहा है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस एक्सपैंड कर रही हैं। कहने का मकसद यह है कि जहां पर 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता था, अब वो टेम्परेचर और बढ़ गया है। टेम्परेचर जो है और कम हो गया, कहीं पर -3 डिग्री सेल्सियस हो गया, कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस तरह से हो गया। जहां पे ये टेम्परेचर हुआ करता था अब ये होने लगा। जहां पे गर्मी के दिनों में ये मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ करता था, वहीं पर आपके 48 डिग्री 49 डिग्री सेल्सियस जो है आपके टेम्परेचर होने लगा। तो जो ये टेम्परेचर हुआ करता था वो ये टेम्परेचर होने लगा। तो पृथ्वी के अब सर्दी क्या है, जो सर्दियां थी उससे और ज्यादा ठंडी सर्दियां होने लगी। सर्दी और ज्यादा सर्दी हो गई। यहां पर सर्दियों में ठंड में और ज्यादा ठंडक बढ़ गई। और गर्मी के दिनों में, जो गर्मी का दिन है उसमें और ज्यादा गर्माहट आ गई, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया। ये क्या है? ये एक्सपेंशन हो रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड था, 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज हो गया। तो हम कहेंगे पूरी पृथ्वी के औसत तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पृथ्वी गर्म हो रही है, गर्मी के दिनों में और गर्म हो रही है, सर्दी के दिनों में और ठंडी हो रही है। इसका मतलब कि हमारा क्लाइमेट एक्सपैंड कर रहा है। सर्दियां और ठंडी होती जाएंगी, गर्मियां और गर्म होती जाएंगी। यही क्या है? यही है ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या है? एक्सट्रीम कंडीशंस आपके प्रिवेल करती चली जाएंगी। और क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम लोग वार्मिंग शब्द यूज कर रहे हैं। तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। और पृथ्वी के इस एवरेज टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि आपके, हम लोग ये कह रहे हैं कि पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमने नाम क्यों लिया?
हमने तो ये नहीं कहा कि सिर्फ वार्मिंग हो रही है, यहां पर क्या है कि टेम्परेचर, गर्मी के दिनों का टेम्परेचर बढ़ जरूर रहा है, सर्दी के दिनों का कम भी हो रहा है। इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, जहां पर भी ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट जैसे से शुरू हुआ, अगर आप देखेंगे 1985 के बाद से, 1980 के बाद से, 1980 के बाद से, जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तो ये जो है वैश्वीकरण, तो ग्लोबलाइजेशन जब से शुरू हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि वर्ल्ड की जितनी भी जो है आपके एक तरह से रेनाउंड कंपनीज थी, जो आपके बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो ऐसी जगह पर जाने लगी जहां पे मार्केट बड़े थे। तो जहां पे पूरे खुले मार्केट थे, उनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था, तो इसलिए वर्ल्ड वाइड कोई भी कंपनी कहीं भी जा सकती थी, ऐसी अनुमति मिल गई। तो ये जो है एक तरह से वैश्वीकरण का दौर आया, और वैश्वीकरण का दौर बहुत तेजी से 90s के बाद शुरू हो गया, 1990s के बाद से। तो 1990 के बाद से एक तरह से बहुत तेजी पकड़ ली ग्लोबलाइजेशन ने, वैश्वीकरण ने। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण दोनों आप पढ़ते होंगे, तो इस लिबरलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि लिबर्टी दे दी गई, लिबरलाइज कर दिया गया कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको जिस देश में जाएंगे वो देश जो है आपको हर तरह की सुविधा देगा, हर तरह की फैसिलिटीज देगा, आप जो है किसी भी कंट्री में जाकर स्थापित हो सकते हैं और अपने जो है प्रोडक्ट्स को वहां पर जाके बेच सकते हैं। तो वैश्वीकरण का जब दौर आया तो ये क्या था कि बहुत तेजी से जो है कंपनीज एक्सपैंड करने लगी, ऐसी जगह जाने लगी जहां पर लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे, जहां पर आपके मार्केट बहुत बड़ी थी, लोग खरीदार बहुत बड़े थे, तो बड़ी बड़ी मार्केट वहां जाकर के धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन का दौर जब आया तो उसकी वजह से जो है आपके उद्योगों की स्थापना बहुत तेजी से हुई, और जिसकी वजह से बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। फिर फाइनेंस कंपनी आ गई, उसी जो है आपके वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में फाइनेंस कंपनी आ गई। फाइनेंस कंपनी आने की वजह से लोन्स मिलने लगे, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे कमर्शियल लोन हो, चाहे एग्रीकल्चरल लोन हो, चाहे एजुकेशनल लोन हो, ढेर सारे लोन्स मिलने लगे। जब लोन मिलने लगे तो आदमी और एक्सपैंड किया, और चीजें बढ़ी, उसकी लाइफस्टाइल बढ़ी, बड़े बड़े घर लेने लगा, आपकी गाड़ियां लेने लगा। उससे क्या हुआ, व्हीकल्स बढ़ गई, व्हीकल्स बढ़ गई, व्हीकल्स की कंपनियां एक्सपैंड करने लगी, जगह जगह पे हर वर्ल्ड के हर कोने में आपकी अच्छी कंपनियां पहुंचने लगी और वहां पर जाके अपने सेटअप को स्थापित करने लगी। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग जगह जाने लगी तो लोगों को प्रोडक्ट, सस्ते सामान मिलने लगे, कम दाम पे मिलने लगे, इसलिए हम लोग सब लोग खुश हो गए। लेकिन इसी बीच में हम लोग ये भूल गए कि एक तरह से हम लोग को प्रोडक्ट तो सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन हम जो प्रदूषण कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं हो, चाहे उद्योगों से निकलने वाले धुएं हो, इनसे हम लोग ने इतने प्रदूषण किए, इतना जो है आपके गैसेस को लिबरेट किया कि उन्होंने दो चीजें एक तरह से हमें जो है एक रिजल्ट के तौर पे, एक इनाम के तौर पे हमें जो है नेचर ने हमें दे दिया। इनाम हमें क्या मिला, गिफ्ट हमें क्या मिला, गिफ्ट हमें मिला ग्रीन हाउस इफेक्ट, गिफ्ट हमें क्या मिला, ओजोन डिप्लीशन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन जैसी दो चीजें, ये गिफ्ट क्या है, ये इस तरह से जो कंपनियां एक्सपैंड की हैं, जिनसे निकलने वाले धुएं जो है आपके एक तरह से जो निकले हैं, और इन्होंने जाकर के पूरी तरह से जो है आपके अर्थ के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट किया है। तो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में 6 ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग ने डिस्कस किया था, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि करना शुरू कर दिया उनके होने से, और एक मोटी धुंध बनती चली गई, एक मोटी परत बनती चली गई। तो ये सारी चीजें हुई जो है आपके एक तरह से काफी लंबे समय में 1980s के बाद से स्टार्ट हो गया था। मेनली 1990 के बाद से आप कह सकते हैं कि ये तेजी पकड़ा, और 1990 के बाद से जब तेजी पकड़ा तो अब जो है आपके एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में आपके एक तरह से हम लोग ऐसी संकट के दौर में हैं, पृथ्वी ऐसे संकट के दौर में है कि हम सब लोग बैठ के चिंतन कर रहे हैं, हम लोग बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हम लोग पृथ्वी को कैसे बचाएं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यही है, हर साल विश्व के जितने धुरंधर लोग होते हैं, जितने साइंटिस्ट होते हैं, वो बैठ करके
मंथन करते हैं इस बात का कि हाँ पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। पृथ्वी का धीरे धीरे अंत हो रहा है, एंड की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, ये एक तरह से एक्सट्रीम कंडीशंस कैसे आ रही हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात आती है वो यही है, क्लाइमेटिकल चेंज होता चला जा रहा है। जो क्लाइमेटिकल चेंज है वो अनएक्सपेक्टेड हो गया है। पहले जो चीजें श्योर शॉट हुआ करती थी, हम लोग का जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर आप देखें मॉनसून फिक्स था कि इस डेट को जो है कन्याकुमारी तट पर आ जाएगा, इस डेट को केरल पहुंच जाएगा, फिर इस डेट को जो है आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, इस डेट को गुजरात पहुंच जाएगा, इस डेट को जो है बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा, इस डेट को अब जो है यूपी उत्तर प्रदेश जो है आपके मध्य प्रदेश और आपका बिहार इन सब रीजन में पहुंच जाएगा। सब कुछ फिक्स था। आज क्या है, अब आज सब अनसर्टेन हो गया। तो अनसर्टेन क्यों हो गया, अनसर्टेन इसीलिए हो गया क्योंकि यही जो आपके क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो किसी भी बात की सर्टेनिटी को नहीं बता पा रही है, और जिस वजह से हर चीज अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को खोती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो हमने आपको बताया, हमने फिल्म भी आपको बताई थी, जब हम आपको क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा रहे थे तो हमने द डे आफ्टर टुमारो की बात करी थी कि द डे आफ्टर टुमारो जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो आपके एक तरह की इस तरह की जो फिल्में हैं ये इसी तरह का क्रिएशन है जो बताता है कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी कैसे खत्म होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग जो प्रोसेस है वो क्या है, अभी पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है और एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एवरेज टेम्परेचर जो था वो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि गर्मियां सिर्फ गर्म हो रही हैं या पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है, इसी को हम लोग ग्लोबल नहीं, गर्मियां और गर्म होती जाएंगी और सर्दियां और ठंडी होती चली जाएंगी। हमारा जो एक्सपेंशन है ये क्लाइमेटिकल एक्सपेंशन हो रहा है, आप ये कह सकते हैं जलवायु का विस्तार हो रहा है। तो हमारी क्लाइमेट एक्सपेंड कर रही है और जिसका परिणाम ये है कि परिणाम स्वरूप हमें दो चीजें मिली हुई हैं, और ये दो चीजें जो मिली हैं वो क्या है, एक तरह से आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट और आपको मिला हुआ है हमें ओजोन डिप्लीशन। तो दो वजह हम लोग ने अभी तक पढ़ी ग्लोबल वार्मिंग की, एक था ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक था जो है ओजोन डिप्लीशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट में 6 ग्रीन हाउस गैसेस बताई गई। तो ग्रीन हाउस गैसेस को एक्सप्लेन हम लोग ने किया और इसी को नियंत्रित करने के लिए कि विश्व में ये 6 गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को इंडिकेट किया गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हानिकारक गैस है और ये जो है आपके एनर्जी को सबसे ज्यादा सेव करती है, रोकती है, ऊष्मा रोकती है, टेम्परेचर को औसत बढ़ाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम एमिशन भी हम लोग ने देखा था वो यूएसए करता है। यूएसए और चाइना से जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जो है एक तरह से आप ये कहें कि एमिशन हो रहा है। तो वर्ल्ड का 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है आपके अकेले यूएसए करता है, अकेले यूएसए करता है। तो ये आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल तो हम लोग ने पढ़ा कि कैसे 6 गैसों पे कंट्रोल किया जाए जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है उस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए। और ओजोन डिप्लीशन के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, कुछ गैसें ऐसी हैं जो ओजोन की परत को विरल कर देती हैं और जिसकी वजह से उसकी विरलता हो जाने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट करने लगती हैं। ये किस गैस के उपस्थिति में होता है, जब गैस सीएफसी ऊपर जाती है और अपने घटक अपने कंपोजिशन में अपने जो है पार्ट में टूट जाती है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, तो ये इफेक्ट आपको दिखाई पड़ने लगता है। क्योंकि क्लोरीन हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो है हानिकारक गैस है जो कि आपके एक तरह से जो है क्षति पहुंचाती है ओजोन को। लेकिन क्योंकि क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में नहीं जाती इन द फॉर्म ऑफ सीएफसी या एचसीएफसी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सीएफसी गैस जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है। तो सीएफसी है, एचसीएफसी है, हेलॉन्स है जो, तो ये सब पे कंट्रोल करना
ये जो है आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम है। और ये दो वजह हैं ग्लोबल वार्मिंग की, पृथ्वी के औसत जो आपके टेम्परेचर में इंक्रीज होना और पृथ्वी के जो जलवायु है, क्लाइमेटिकल कंडीशन, उसमें जो है आपके अप्स एंड डाउन होना या फिर परिवर्तन होना, चेंज होना। तो इस चेंज को, इस परिवर्तन को आप इसके जो है आपके ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, या जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसको, उसके द्वारा जो है हम लोग इसे जो है एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और इन दोनों को कंट्रोल अगर हमने कर लिया तो कुछ हद तक ग्रीन हाउस जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग पर हम कंट्रोल पा लेंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग का कुछ जो आपके इफेक्ट है वो क्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है या किस तरह से आपके देखने को मिल रहा है, तो आप देखते हैं कि जैसे सनराइज या सनसेट होता है वो बहुत ज्यादा रेडिश होने लगा है कंपैरेटिवली। इससे पहले हल्का जो है आपके कलर हुआ करता था, ज्यादा कलर दिखाई पड़ने लगा है। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? आपके एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। अब कुछ ऐसे भी कल्पनाएं हैं कि कल्पना जो है की गई है कि अगर हम लोग नियंत्रण कार्बन डाइऑक्साइड का कर ले गए, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी किसकी बात हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की किस पहलू पर बात हो रही है? क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए? अभी ओजोन डिप्लीशन की बात नहीं हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो एक सबसे बड़ा निष्कर्ष यह आया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, इसको अगर हम नियंत्रित कर ले गए, कंट्रोल कर ले गए, और इसका जो एमिशन अगर हम निकल रहा है उसको हम जीरो कर ले गए 280 तक, 2080 तक, 2080 तक अगर हम इसी का जो एमिशन हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लिबरेट कर रहे हैं, इसको किसी तरह हम लोगों ने कंट्रोल जीरो कर ले गए, तब इफेक्ट क्या होगा? अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर ये हो जाएगा। टेम्परेचर ये हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन न करें तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके ये कंडीशन हो जाएगी, जिसमें आप देखेंगे टेम्परेचर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट ये शो कर रहा है कि येलो पार्ट जो आपके है ये 0 से 1 डिग्री सेल्सियस को शो कर रहा है। तो इसके मतलब ज्यादातर अर्थ के सरफेस पे 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी काफी। तो अगर हम 2080 तक हम लोग ने ऐसा कर लिया और पृथ्वी जो है पूरी तरह से आइस कवर्ड हो जाएगी और एक तरह से आइस एज फिर से आ जाएगी। लेकिन जिस रेट से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है उस रेट से हम लोग ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड 3 टाइम्स हो जाएगा 2080 तक। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड 3 टाइम्स हो गया तो पृथ्वी के टेम्परेचर इंक्रीज में अगर आप देखेंगे तो ये जो कलर आपको दिख रहा है ये कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर अगर हम जाएंगे तो मैक्सिमम 12 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो शो हो रहा है, हम लोअर से अपर की तरफ अगर हम लोग जाएं तो हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जो कि 6 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड का। फिर अगर आप देखेंगे ये रेडिश कलर जो आपको दिख रहा है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज इस पूरे रीजन में आएगा। ये पूरा मिडिल का पोर्शन है, वहां पे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। जबकि स्थलों पर सभी स्थल अगर आप देखेंगे, जितने महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स, उन सब में 4 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस, 5 और 6 डिग्री सेल्सियस का जो है आपके एक तरह से चेंज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो अगर कार्बन का एमिशन इसी तरह होता रहा कार्बन डाइऑक्साइड का और हम लोग ने कंट्रोल नहीं किया तो ये 2080 तक 3 टाइम्स एमिशन हो जाएगा। और 3 टाइम्स एमिशन होने का मतलब क्या है कि पृथ्वी का स्टेटस ये हो जाएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस तक किसी स्थान का तापमान बढ़ सकता है। और ऐसी कंडीशन में क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस कहीं का तापमान अगर औसतन टेम्परेचर बढ़ गया तो वहां पर लाइफ तो दूर दूर तक नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। क्योंकि इतने वेरिंग टेम्परेचर को हम लोग जो है आपके कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम लोग गर्मी के दिनों के तापमान कितना झेलते हैं? 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोगों के यहां 5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाए, 50 डिग्री सेल्सियस होने लगे, तो आधे से ज्यादा लोग हम लोग खत्म हो जाएंगे, इतना टेम्परेचर झेल ही नहीं पाएंगे। तो
तो होता क्या है कि आप देखते हैं कि कितना, जब गर्मी ज्यादा होने लगती, लू चलने लगती, कितने लोग लू से मर गए, तो ये आपको सुना ही पड़ता है। या ठंड के दिनों में क्या है, शीतलहर, कोल्ड वेव्स चलने लगती है, कोल्ड वेव चलने लगी, इतने लोग मर गए। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हम झेल नहीं सकते, इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशंस जो आपके होते हैं, तो ये आपके बन जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के समय। और ग्लोबल वार्मिंग में अगर ये जो है कंडीशन बन गए, तो आपके एक तरह से बहुत ही पृथ्वी का जो इफेक्ट है वो बहुत ही जो है एक तरह से ये कहा जाए कि भयावह होगा, भयानक होगा, और जिससे कि आपके भयभीत होने करने वाला होगा अगर आप इसे सोचें। तो वैज्ञानिकों ने बैठ करके एनालिसिस किया कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान के बढ़ने से क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने से सबसे पहली चीज क्या होगी, आइस कैप्स पिघलने लगेंगी। जितना आइस कैप है, जितना पर्वतों के ऊपर पे हिम है, आइस है, वो सब धीरे धीरे करके आपके पिघलने लगेगी। तो अब जब आइस कैप्स पिघलने लगेंगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर जो है आपके गिरने लगेगा, जल और ऐड होने लगेगा महासागर में। जल के ऐड होने से जल का लेवल, सी लेवल इंक्रीज करने लगेगा। सी लेवल इंक्रीज करने से तटीय क्षेत्र के अंदर पानी जाने लगेगा और विश्व के अधिकांश क्षेत्र डूबने लगेंगे। जितने नीचे स्थित भाग हैं सब डूब जाएंगे, पानी क्योंकि अंदर आ जाएगा स्थलीय भाग में। जैसा कि हमने फिल्म में बताया था कि जैसे दिखाया गया है फिल्म में कि न्यूयॉर्क पूरी सिटी पानी से डूब गई, पूरी 3-3, 4-4 मंजिल इमारत तक पानी पहुंच गया। और वो कैसे पहुंच गया, आपके इसी तरह से पानी जो है आपके एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट बताए गए हैं, अगर हम लोग ये एनालिसिस करें तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट अगर हम देखें तो पहला इफेक्ट ये दिखाया गया है कि 2044 तक अगर हम कंट्रोल नहीं किया और इसी रेट से अगर हम ये लोग चलते रहे तो 2044 तक आते आते हिम इतनी ज्यादा पिघलेगी, आइसे जैसा आ जाएगा, हिम इतनी ज्यादा पिघलेगी कि ऐसी कंडीशन में जितना भी आपका हिम है वो आपके जल में कन्वर्ट होने लगेगा। इसमें पोलर रीजन के बारे में बताया गया है। जो पोलर बियर्स होंगे वो सबसे ज्यादा डर जाएंगे, भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पूरे पूरे हिम जो है टूट करके जल में जाने लगेंगे, उनको जगह नहीं रहेगी रहने की। तो ये जो है आपके एक तरह से, तो फिजी आइलैंड जो है और नीदरलैंड, यहां पे पहला इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। फिजी आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है, तो फिजी द्वीप डूब जाएगा 2044 में, वर्ल्ड के मैप से गायब हो जाएगा। तो फिजी आइलैंड जो है एक तरह से पूरी तरह से, क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है और फिजी आइलैंड बहुत कम ऊंचाई पे है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अनुमान यह है कि 2044 तक वो सब जल के अंदर चला जाएगा। तो फिजी आइलैंड जल के अंदर चला जाएगा 2044 में, पहली चीज बताई गई। नीदरलैंड के तटीय क्षेत्र में, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन में है, नीदरलैंड के तटीय क्षेत्र पूरी तरह से डूबने लगेंगे, डूब जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत अंदर तक आ जाएगा नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड के अधिकांश क्षेत्र में संकट आ जाएगा 2044 में। तो दो जगह पे पहली बताया गया, फिजी द्वीप पूरी तरह से डूब जाएगा, वर्ल्ड के मैप से हट जाएगा, वर्ल्ड के मैप में उसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि पानी के अंदर चला जाएगा। दूसरी चीज, नीदरलैंड के तटीय क्षेत्र के जितने भी आपकी कोस्टल रीजन है, जितना भी लो लैंड है, वो सब के सब जो है आपके जलमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। तो ये आपके 2044 तक। 2050 तक विश्व के सभी प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप, कोरल रीफ्स के द्वारा बने हुए जितने द्वीप हैं, वो सब जल में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो जल में डूब जाएंगे ये सारे के सारे जितने भी आपके आइलैंड्स हैं, कोरल आइलैंड्स। तो जितने भी आपके इस तरह के आइलैंड्स हैं प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित, तो कोरल रीफ, जैसे हमने आपको बताया था कि कोरल रीफ से कैसे जो है आपके प्रवाल भित्ति बनती है, तो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित जैसे द्वीप हम लोगों के क्या है, 100% जो द्वीप बने हुए हैं वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट। तो 2050 तक लक्षद्वीप गायब हो जाएगा हम लोगों का, लक्षद्वीप पानी के अंदर चला जाएगा। लक्षद्वीप पर रहने वाले लोगों को हमें हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, नहीं तो वहीं का वहीं वो जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि पानी इतनी तेज ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा। तो इंडिया का लक्षद्वीप खत्म हो जाएगा, आपके जो है एक तरह से अंडमान निकोबार
खत्म हो जाएगा अगर हमने आगे कोई स्टेप नहीं लिया। तो अगर स्टेप ले लिया तो यही जो आपके समय दिया गया है 2050, हो सकता है ये और एक्सटेंड कर जाए, 2080 में ऐसा होगा। हम बस ये कर सकते हैं कि इसको डिले कर सकते हैं, डिले इस तरह से कर सकते हैं, अगर हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर दिया तो आपके डिले हो जाएगा। और ये चीज जो है आपके होना ही होना है, क्योंकि ये सारी चीज जो आपके हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हमने कर दी है, तो ये ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम समाप्त कर पाएंगे कभी। हम मिनिमाइज कर सकते हैं किसी चीज को, लेकिन समाप्त कभी नहीं कर सकते। वही चीज यहां पर भी है। तो प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप जो है वो सब जो है आपके डूब जाएंगे 2050 तक। 2070 तक समुद्र तल 1.5 से 2 मीटर ऊंचा हो जाएगा। 2070 तक अभी जितना है वहां से 2 मीटर ऊंचाई गेन कर लेगा। 2 मीटर आप समझ लीजिए आप कितना ऊंचा हो जाएगा। और 2 मीटर ऊंचा होने का मतलब कितना पानी अंदर चला जाएगा, कितनी दूर तक पानी चला जाएगा। तो 2 मीटर ऊंचाई के मतलब यह है कि मैक्सिमम विश्व के ज्यादातर तटीय क्षेत्र सब डूब जाएंगे, सारे कोस्टल रीजन्स डूब जाएंगे। तो जितने कोस्ट पर रहने वाले जितने भी शहर हैं वो सब डूब जाएंगे। जितने भी आपके कंट्रीज आप देखते हैं कि जो है आपके कोस्टल लैंड हैं वो सब के सब बहुत तेजी से जलमग्न होने लगेंगे, जल के अंदर डूबने लगेंगे। 2080 तक ग्रेट ब्रिटेन का अधिकांश द्वीप डूब जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन मींस इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये जो पूरा ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है, तो जिसमें 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये तीनों के तीनों अधिकांश भाग इसका डूब चुका होगा 2080 तक। तो 2080 तक जो है आपके ये चीज बताया जाता है, इसमें ब्रिटेन के जो है आपके पूरी तरह से आइलैंड डूब जाएगा। और 2100 तक 10% विश्व के कोस्टल आइलैंड्स डूब चुके होंगे। मतलब कोस्टल जो आपके द्वीप हैं ये पूरी तरह से जो है आपके कोस्टल आइलैंड्स जो हैं आपके एक तरह से कोस्टल आइलैंड का मतलब ये कि कोस्ट के जो लगे हुए हैं वो सब जितने आइलैंड हैं वो मैक्सिमम सब डूब जाएंगे। और 10% कोस्टल रीजन जो है आपके एक तरह से डूब जाएगा। तो ये आइलैंड और रीजन भी आप कह सकते हैं, ये रीजन है, बल्कि आइलैंड्स ना कहें तो ये रीजन है। तो कोस्टल रीजन जो है उसका 10% पार्ट जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। इसका मतलब 2100 तक इतना ज्यादा डेंजर आ जाएगा कि पृथ्वी पर लाइफ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइफ का सर्वाइवल खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका होगा। तो ये चीज जो है आपके ऐसा देखने को मिलेगा। और क्या पृथ्वी का अंत ऐसा ही हो जाएगा? नहीं, टेम्परेचर के बढ़ने के बाद टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ने के बाद घटेगा कैसे? अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अभी दिखाया गया है, देखिए विभिन्न शहरों में पानी भर जाएगा पूरी तरह से, जैसे इंग्लैंड के शहरों में भर जाएगा, न्यूयॉर्क में पूरी तरह से पानी भर जाएगा। तो ये आपके आजकल का व्यू है कि जैसे साइक्लोन्स आते हैं, पूरा पूरा अंदर आप देखें पूरे पूरे शहर पूरे डूब जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें डूबने लगती हैं। तो ये साइक्लोनिक इफेक्ट होता है, साइक्लोन्स आते हैं डुबो देते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होगा? फ्लोरा और फौना पर भी होगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, पृथ्वी का औसत तापमान के साथ साथ जल का भी औसत तापमान बढ़ने लगेगा, जिसकी जो इफेक्ट करेगा फ्लोरा और फौना को। फ्लोरा और फौना क्या है? समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, ये भी मृत करने लगेंगे, मरने लगेंगे, प्लांट्स मरने लगेंगे, उस पर इफेक्ट आने लगेगा। तो जल जो है अशुद्ध होने लगेगा, इतनी ज्यादा जो है आपके एक तरह से फ्लोरा फौना की मौत होने लगेगी। तो ये सारे चेंजेस जो है आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो ये इफेक्ट क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग से हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं खत्म होना है, ग्लोबल डिमिंग से खत्म होना है। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी, और ये कब आएगी, ये कैसे आएगी? बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी, पृथ्वी ठंडी होने लगेगी और पृथ्वी का पूरा भाग ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी फिर से हिम युग में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगी और पृथ्वी का अंत तब होगा। तो अभी क्या है? अभी आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, अब दूसरा इफेक्ट क्या है? ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग क्या है? इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
अब देखिए, ग्लोबल डिमिंग पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और जो है आपके डिस्कस कर लें कि जैसे हम इफेक्ट देख रहे हैं कि मैराइन वाटर जो होता है, समुद्र का पानी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आपके मिलने लगे। उसके क्या रीजन था, क्या वजह था? चेंजेस इस तरह से भी मिलने के फ्लोरा और फौना जो आपके हैं ये एक तरह से डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर के बढ़ने से, कि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जल का भी औसत तापमान बढ़ेगा। अब जो समुद्री जीव एक निश्चित तापमान पर जिंदा रहने वाले हैं वो क्या होने लगेंगे आपके, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो क्या होने लगेंगे आपके, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट ये है, ये बताया गया कि 2000 जो है आपके 20 के बाद से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दिखने लगेगा। और ये बहुत पहले से प्रेडिक्शन है वैज्ञानिकों का कि डिफरेंट डेवलप होंगे। वायरस के डेवलपमेंट के बारे में आपके खूब बताया गया है, और ग्लोबल वार्मिंग का यह भी इफेक्ट बताया गया है कि वायरस के डेवलपमेंट होने से नए नए रोग विकसित होंगे, डिजीज डेवलप होंगी। तो नए रोग का विकास होना ये ग्लोबल वार्मिंग का पहला स्टेप है। और ऐसे रोग जो कि अभी तक पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आंख के सामने हम लोगों के हैं, 2019 में जैसे आपने देखा कि आपके कोविड-19 स्टार्ट हुआ। अब कोविड वायरस था, इसके बाद जो है आपके एक तरह से म्यूटेशन किया उसने, सेकेंड स्ट्रेन बनाया उसने, उसके बाद जो है आपके आगे भी स्ट्रेन बनाने की तैयारी कर रहा है। फिर इसके बाद आपने देखा ब्लैक फंगस आ गया, व्हाइट फंगस आ गया, फिर इसी तरह से येलो फंगस आ गया, फंगस आने लगे। फिर आपके नए बैक्टीरिया जो है डेवलप होने लगे, एक नया वायरस एन जो है आपके 17 आ गया। अब इस टाइम जो है करंटली अगर हम लोग देखें तो N17 आ गया। तो ये क्या है, ये नए नए स्ट्रैंड्स हैं जो आपके एक तरह से डेवलप हो रहे हैं। ये वायरल जो है आपके डेवलपमेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट ये भी है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी, वायरल इंफेक्शंस बढ़ने लगेंगे, वायरस का डेवलपमेंट ज्यादा होने लगेगा, वायरस ज्यादा जो है आपके स्प्रेड होने लगेंगे, और वायरल डिजीज कॉमन हो जाएगी। वायरल डिजीज ऐसी रहेगी, कॉमन रहेगी हर जगह पे, हर तरफ जो है हर समय जो है आपके नई नई डिजीज पैदा होती जाएगी, नई नई डिजीज निकलती जाएगी। एक डिजीज से आदमी लड़ता रहेगा, दूसरी डिजीज तैयार रहेगी। ये क्या है, ये एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत है। तो ये चीजें जो आपके हो रही हैं ये क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से। अब आप कहेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ऐसा, इसको कैसे कोरिलेट कर दिया गया? तो ये आज से नहीं है, ये जो आज हो रहा है ये जो है 1985 के बाद से, जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, तब के बाद से प्रेडिक्शन स्टार्ट हो गया था कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को नहीं बचाया तो एनवायरनमेंट को न बचाने में हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्ट होने लगेगा, और हर एक चीज अपने जो है एक तरह से जो उसका यूजुअल स्टैंड है उससे वो भटकने लगेगा, जो उसका एक्चुअल जो है आपके एक तरह से पोजीशन है उससे वो जो है आपके डाइवर्ट करने लगेगा। तो वही काम जो है एनवायरनमेंट में भी हो रहा है। हर कंट्री का जो क्लाइमेट है वो अपने जगह से, अपने जड़ से हिलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, अब गर्मी नहीं, अब सूखा पड़ने लगा। कहीं पर जो है आपके सर्दियां जो है कम पड़ती थी, वहां ज्यादा पड़ने लगी। तो इस तरह के चेंजेस जो हुए, ये इन चेंजेस ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, इफेक्ट डाला। और ये इफेक्ट ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, अब नहीं पड़ेंगे, अब ये कंटिन्यू हुए हैं, अब यहां से कंटिन्यूएशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मानव हो, कोई भी हो, उन सब पे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आपके इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक ये भी सबसे बड़ा रीजन था कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से आप देखेंगे कि जो है आपके पहले से ही प्रेडिक्शंस था, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, जिसका एग्जाम्पल, जिसका आप हम लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट फॉर्म में आपके सारी चीजों को देख रहे हैं। फिर एक पॉजिटिव चीज भी बताई गई थी, जो अभी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। पॉजिटिव चीज ये बताई गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से आम के पेड़ों में बौर ज्यादा आएंगे और आम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब वाकई ये सही बात है।
अब देखिए आम का प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से बढ़ गया है, खासतौर से इंडिया में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो प्रोडक्शन हुआ करता था उससे 2 से 2.5 गुना प्रोडक्शन हो रहा है इस टाइम आम का। तो आम के प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक तरह से पॉजिटिव जो है चीजें थी जो बताई गई थी। आज ये नहीं बताई गई, ये हर जो आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रही हर साल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट्स बताए गए। तो जो आपके एक तरह से क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आपके एक तरह से बहुत सारी चीजें जो है आपके एक तरह से शो हुई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मान लीजिए कि आपके जब कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें कनाडा में मॉन्ट्रियल में, तो मॉन्ट्रियल में मेन फेज आपका ये था कि जो ओजोन डिप्लीशन है, तो ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है वो तो कुछ उत्सर्जित होने वाली गैसेस की वजह से, और इन गैसेस का उत्सर्जन कौन कर रहा है, रोक कैसे लगाई जाएगी? CFC, HCFC, हेलॉन्स, आपके मिथिल क्लोरोफॉर्म, ये सब कैसे निकल रहा है? तो इन सब का लिबरेशन कैसे हो रहा है? हम लोग जो चीज अप्लायंसेस, जो ऑपरेटर्स या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जितना एसी यूज कर रहे हैं, एसी से लिबरेट हो रही है CFC। जो वायुयान हम लोग यूज करते हैं, वायुयान से CFC जो है बन रही है। आपके जितना भी कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज से निकल रही है CFC। तो ये जितनी भी चीजें हैं, तो अब इन सब चीजों का जो है एक तरह से इस्तेमाल तो बंद नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन गैसेस चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले जो है एसी में फ्रीऑन गैस इस्तेमाल होती थी, फ्रीऑन 12, तो उसका यूज पूरी तरह से बैन किया गया। तो चाहे जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग होती प्लस एसी में कूलिंग होती, पहले फ्रीऑन गैस भरी जाती थी, और फ्रीऑन जो है CFC बहुत तेजी से लिबरेट करती थी। सभी कंट्रीज पर इस पर बैन लगाया गया कि कोई फ्रीऑन का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस तरह के बैन जो लग रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट हम लोग को किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है सिर्फ ऐसा नहीं, अब बहुत सारे कारण देखिए, कुछ डायरेक्ट रीजन भी होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रीजन भी होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि डिजीज बढ़ जाएगी, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, नई नई डिजीज प्रिवेल होने लगेगी। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट तो ये है कि डिजीज बढ़ गई, जब डिजीज बढ़ गई तो लोग ज्यादा मरेंगे, जब लोग ज्यादा मरेंगे तो विद वायरस उनको या तो जला दिया जाएगा, या दफन कर दिया जाएगा, या पानी में बहा दिया जाएगा। अब वो वायरस जो है डेड नहीं किए, पानी में अगर कोई डेड बॉडी आपने बहा दी तो वो पानी में चला गया वायरस। अब जब पानी में वो चला गया वायरस, तो पानी में जो है आपके अलग म्यूटेशन करेगा, वो अलग जो है आपकी चीजों को बनाएगा। तो इसका मतलब हम वाटर पॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। कितनी कोविड-19 में कितनी ऐसी लाशें थी कि जो आपकी नदियों में मिलती थी, नदियों पे जो है बिना जलाए जो है आपके एसिड डाल दी जाती थी। तो आपके वायरस क्या होते थे, वायरस आपके जो है जल में जा रहे हैं। अब उन्हीं पानी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, जलीय जीव, मछलियां कर रही हैं, बाकी सारी लोग कर रहे हैं, मछलियां खा रही हैं, क्रैब्स हैं। जहां पर जिन जगहों पर जैसे फिश खाई जाती है, क्रैब्स खाए जाते हैं, श्रिम्प्स खाई जाती हैं, वहां पे क्या है, वहां पर लोग इससे अफेक्टेड होने लगे। वर्ल्ड वाइड इस टाइम जो है आपके ये चल रहा है कि मछलियों का इस्तेमाल जो है आपके एक तरह से बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया। वजह यह है कि वो हो सकता है कि कोविड की लाशें खा रही हों, या फिर जो आपके लाशें बहाई जाती हैं उनको जो है आपके एक तरह से टेस्ट करती हों, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म दोनों तरह से इफेक्ट हो रहा है सारी चीजें। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मेराइन वाटर जो है ये एक तरह से इसमें फ्लोरा और फौना दोनों पर इफेक्ट आने लगा, दोनों इफेक्टेड होने लगे। और धीरे धीरे करके, जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग क्या करते थे कि नदियों में प्रदूषण हो गया, प्रदूषण की सफाई कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर हम लोग ने इन सब चीजों पे रोकथाम नहीं किया तो आपके नदियों में वायरस डेवलप हो जाएंगे, ऐसे वायरस जो वाटर में एग्जिस्ट करते होंगे, ऐसे वायरस जो पनपते होंगे वाटर में, जब वो डेवलप हो जाएंगे तो उसी पानी के थ्रू हमारी बॉडी में जाएंगे और हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में आपके एक तरह से डिजीज देने लगेंगे। तो डिजीज हर तरह से मिल सकती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एयर से ही में मिलेगी, क्योंकि डिजीज क्या होती है, आपके एयरबॉर्न डिजीज भी होती हैं, वाटरबॉर्न डिजीज भी होती हैं, या इंफेक्शियस डिजीज भी होती है। तो हर तरह की डिजीज होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से जब क्लाइमेटिकल कंडीशन जो है आपके चेंज हुई, तो चेंज होने से
एक चेंज होने से दूसरा चेंज होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ये हर एक चीज को इफेक्ट डालेगा, हर एक चीज पर इफेक्ट डालेगा, हर एक चीज जो है इफेक्टेड होगी। कितनी देश की कोविड के आने से आप देखेंगे कितनी देशों की इकोनॉमी कहां चली गई, एकदम खत्म हो गई, गर्त में चली गई। उद्योग बंद हो रहे हैं लोगों के, आपके जो एक तरह से कॉमर्शियल, जो आपके एक तरह से अपलिफ्टमेंट होता है सोसाइटी का, वो अपलिफ्टमेंट खत्म हो गया है। कमर्शियली जो है हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेस क्या हो रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो छोटे बिजनेस हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। जो डेली यूज का सामान है वो खाली जो है एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी नॉर्मली आदमी क्या है, आदमी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो सर्वाइवल अगर नहीं है तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लग्जरीज और एसेसरीज क्यों खरीदेगा। लग्जरीज और एसेसरीज की बिक्री बंद हो गई, कोई नहीं खरीद रहा है। कितनी दुकानें बंद हो गई, कितनी आपकी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग, कितनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, कितनी ऐसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई जो आप यूज नहीं कर रहे हैं। लोग इवन जो है कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, कितनी ऐसे जो है कपड़ों की दुकानें हैं वो बंद हो गई। तो क्या हो गया, सारी मार्केट नीचे आ गई, 50% से नीचे। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब डिग्रेड करती चली जा रही हैं। अब इसका एनालिसिस, अब आप कहें कपड़े का ग्लोबल वार्मिंग से क्या लेना देना है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर आपको रिलेट करेंगे तो सब कुछ है। हमारी अगर मार्केट गिर रही है तो उसका भी ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। हम लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। कोई नई डिजीज आ रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो इफेक्ट बताए गए थे ये अब सामने धीरे धीरे आने लगे हैं। और पृथ्वी का अंत जो आपके जैसे बताया गया था, तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लोबल डिमिंग, ये बहुत जो है आपके एक तरह से खतरनाक चीज बताई गई। अब क्या है ग्लोबल डिमिंग, क्या है ग्लोबल डिमिंग में ये बताया गया कि जो पृथ्वी के, अर्थ के चारों तरफ जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती जाएंगी, ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। बढ़ने से क्या है, सूर्य का से आने वाली किरणें तो आ जाएंगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ये क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने पढ़ा था। यही चीज क्या है कि जब ये ज्यादा मात्रा में सघन हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी, तो इंसुलेशन 100% नहीं होगा। अब वो शुरू हो गया है कि जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें हैं वो 100% नहीं आ पा रही हैं। क्यों, क्योंकि ये परत मोटी होती जा रही है, और ये परत मोटी होने से क्या है, यहीं से परावर्तित हो जाती हैं। तो हर साल 0.5% इंसुलेशन कम हो रहा है। ये आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, जो ये बता रही है कि हर वर्ष 0.5% जो है आपके एक तरह से इंसुलेशन कम होता चला जा रहा है। इंसुलेशन कम होने का मतलब जो आपकी, अगर इसकी डेंसिटी बढ़ती रही, अंदर तो टेम्परेचर बढ़ा रही है लेकिन एक स्टेज ये होगी इंसुलेशन कम करती रहेगी। जब इंसुलेशन काफी कम हो जाएगा तो अंदर आने वाली ऊष्मा ही कम रहेगी, तो बचा के क्या रखेगी ये, तो टेम्परेचर गिरने लगेगा। इसी अवस्था को क्या कहा गया है, ग्लोबल डिमिंग। तो जो इफेक्ट है ग्लोबल डिमिंग का वो क्या है कि ग्लोबल डिमिंग कैसे होगी या किस तरह से होगी, ये चीज जो है हम लोगों को यहां पर देखना है। तो ग्लोबल डिमिंग का इफेक्ट क्या होगा या किस तरह से इफेक्ट होगा, ये हम लोगों को अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्लोबल डिमिंग एक्चुअल में है क्या, पहले ये क्लियर कर लें। अब देखिए ग्लोबल डिमिंग में क्या चीजें बताई गई हैं ये पहले समझते हैं। ग्लोबल डिमिंग क्या है, ग्लोबल डिमिंग इज द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो सरफेस पर लाइट आ रही है वो कम होती चली जाएगी। तो ये जो आपके सोलर रेडिएशन है, जो सन से आने वाली हीट है, ये कम मात्रा में होगी और बाहर परावर्तित हो जाएगी, रेडिएट ज्यादा होगी स्पेस में। पार्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली एब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट्स इट बैक इनटू द स्पेस बिफोर इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही चीज बताया जा रहा है। ऐश और सूट, सूट क्या है, कालिक, कार्बन। ऐश क्या है, राख, धुआं। तो जब हम लोग धुआं, ऐश, सूट, ये सारी चीजें ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां से इंसुलेशन बाहर जाने लगेगा।
कार्बन की मोटी परत अगर जम जाएगी तो वहीं से जो है आपके रेडिएशन होने लगेगा, स्पेस में ही रेडिएशन हो जाएगा, इंसुलेशन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इंसुलेशन इस तरह से चेंज होगा। तो अर्थ के सरफेस पर जब हम ऊपर से देखते हैं, ग्लोबल डिमिंग में अर्थ को जब ऑब्जर्व किया गया तो जगह जगह पे क्या पाया गया, अर्थ के सरफेस पर यह देखा गया कि हल्की सी धुंधलाहट पाई गई, ग्रीनरी जो है आपके ग्रीनिश जो है आपके व्यू देखा गया। तो वो क्या था, ये थे बादल। ऊपर से देखने पे ये कुछ ऐसे सघन बादल थे जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर इंसुलेशन 100% नहीं हो पा रहा था, बल्कि जो है आपके रेडिएशन ज्यादा हो रहा था। तो ये जो है आपके एक तरह से लाइट को डिमिनिश कर रहा था, इंसुलेशन को, रेडिएशन को डिमिनिश कर रहा था, कम कर रहा था, और ऐसी कंडीशन में जो है रेडिएशन कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ने लगी। ग्लोबल डिमिंग का इफेक्ट आप देख सकते हैं कि जैसे ये देख लीजिए, जैसे बड़े बड़े सिटीज हैं, इसमें भी आपके एक तरह से दिखाया गया कि ग्लोबल डिमिंग जब हम प्रदूषण ज्यादा करने लगेंगे तो एक परत, मोटी परत बनती चली जाएगी, कार्बन की, ऐश की, है सूट जो निकलता है कार्बन, तो ये जो है आपके एक तरह से फैलता चला जाएगा और पूरे पृथ्वी के ऊपर से देखने पर व्यू कुछ ऐसा आएगा, और शहरों के अंदर देखने पर इस तरह धुआं जो है आपके स्थापित होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाइए, जितने भी इस तरह जो है शहर है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, न्यू दिल्ली चले जाएं। न्यू दिल्ली में जहां पर जैसे ही गर्मियां खत्म होती हैं, सर्दियां स्टार्ट होती हैं, आप देखेंगे वहां पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा जो है आपके डिस्टर्ब हो जाती हैं। वजह क्या होता है कि इतना ज्यादा प्रदूषण रहता है, वहां पे स्मॉग आ जाता है, जितना भी आपके एक तरह से धुआं है ये सब क्या हो जाता है, वेपराइज कर जाता है, कंडेंस कर जाता है, कंडेंस करके क्या होता है, नीचे सब बैठ जाता है, पूरा वायुमंडल धुंधला रहता है। तो जब फ्लाइट आती है न्यू दिल्ली पर, जब फ्लाइट आती है, ऊपर एकदम स्वच्छ मौसम होता है, तो जब फ्लाइट से, जैसे मान लीजिए ये चीज हम लोग हमारी खुद की देखी हुई है कि ऐसा लगता है कि नीचे कुछ है ही नहीं, और इतना नजदीक आ गए हैं लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ता नीचे, शहर बहुत धुंधले धुंधले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन बादलों से नीचे आते हैं पूरा शहर क्लियर हो जाता है। तो काफी मोटी परत जो है आपकी होती है, जो कि नीचे से आपके देखने पर ऊपर भी क्लियरिटी नहीं देती और ऊपर से भी क्लियरिटी नहीं देती। तो जब जो है आपके एक तरह से एयरप्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, जब टेक ऑफ कर जाता है तो एक तरह से ऊपर जाकर के फिर नीचे की चीज बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती, जब तक कि क्लियर जो है आपके एटमॉस्फेयर में ना चला जाए। दिल्ली में ये प्रॉब्लम बहुत है, जो आपके एक तरह से फ्लाइट्स जितना आपके एक तरह से आती हैं, वो सब के सब बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जो है आपके एक तरह से प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, और ये जो है आपके हर शहर में अब स्थिति ये हो गई है, ग्लोबल डिमिंग के कारण जो है आपके जो है ये कम होता चला जा रहा है इंसुलेशन। ये जो है सैटेलाइट व्यू है, सैटेलाइट व्यू से जैसे अर्थ के सरफेस पे ऐसे ये धुंधला सा आपकी सारी चीजें दिखाई गई। ये क्या था, एनालिसिस ये किया गया, सबसे पहले देखा गया दक्षिण एशियाई देशों में। दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं, एशियन कंट्रीज जो आपके देखा गया, साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे इंडिया है, आपके एक तरह से श्रीलंका है, बांग्लादेश है ना, फिर आपका जैसे मान लीजिए फिलीपींस है, फिर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इवन चाइना है ईस्ट में। अगर आप देखें ये सब रीजन ऐसे हैं जहां पर एक तरह से चाइना, जापान, वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब ने अपने बड़े बड़े उद्योग खोल रखे हैं। साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, पहले बहुत ही ज्यादा, हमने आपको बताया था जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1990s से पहले, अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन ना के बराबर था, मतलब डेवलपमेंट नहीं था। तो जो आपके एक तरह से कंप्यूटर एज आया, ये सारी चीजें आई, ये राजीव गांधी जी के काल में आई। राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेकर के आए और ये टेक्नोलॉजीज लेकर के आए, तो उस टाइम बहुत विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि कंप्यूटर आ रहा है तो एक कंप्यूटर जो है 10 लोगों की नौकरी खा जाएगा, इसलिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और ये सारी चीजें बहुत सारे वो हुए, तोड़ फोड़ हुए, कितना जो है एजिटेशन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें मार्केट कंपीट करना है तो दुनिया में जितनी चीजें हो रही है, जो चीज नई चीजें आ रही हैं,
वो टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग को भी साउंड होना पड़ेगा, उन चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। नहीं तो हम अगर उन चीजों को लेकर नहीं चलेंगे तो हम लोग परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो फिर ट्रेडिशनल वे में हम चलते रहेंगे और देशों की तुलना में काफी पीछे हो जाएंगे। तो एक तरह से हमें रेस में बने होने की वजह से, क्योंकि एक तरह से वहीं से टेक ऑफ था। इंडिया के पास 1990 तक अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं था, ना के बराबर उद्योग थे, कोई बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनते थे। तो यूजुअली जो आपके प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो आपके एक तरह से उसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिंपल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, नई कंपनीज आई, कंपटीशन बढ़ा, जो रेट हुआ वो कम हुआ, जब कंपटीशन बढ़ने लगा, कम पैसे में बेस्ट चीज मिलने लगी, बेस्ट टेक्नोलॉजीज आने लगी। जापान अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आया तो जर्मन अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ गया, ब्रिटिश जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए, सब आपस में फाइट कर गए। फायदा किसका हुआ? कस्टमर्स का हुआ। तो कस्टमर्स ने उसका जो है उपयोग करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में क्या है, पहले क्या हुआ करता था, आज मोबाइल आप देखते हैं कितना सोफिस्टिकेटेड रहता है, पतले पतले मोबाइल रहते हैं, छोटे मोबाइल, इतने छोटे मोबाइल आप ले लीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं। इवन आपकी घड़ी जो है वो भी मोबाइल है, आप घड़ी से सारी चीज ऑपरेट करते हैं, ये मोबाइल की तरह काम करता है। तो इस तरह से जैसे आप देखते हैं ये सारी चीजें पहले नहीं थी। पहले इतने बड़े मोबाइल बन के आए थे, बड़े बड़े काले काले छोटे छोटे मोबाइल होते थे, उसमें डंडी लगी रहती थी लंबी सी, और उसको जो है जैसे हैंड फ्री सेट होते थे बाद में बनने लगे, उस तरह से पहले मोबाइल आया था। और हर आदमी की बस की बात नहीं थी कि मोबाइल का यूज कर सके, तो स्टार्टिंग वहां से हुई थी। तो वहां पर मोबाइल क्या था, 20,000 25,000 का उस टाइम था जब लॉन्च हुआ इंडिया में। तो आज से जो है 20 साल 25 साल 30 साल के पहले की बात। तो ये जो है आपकी स्थिति ये थी कि उस टाइम जो है आपके इतने पैसे में लॉन्च हो रहा था। कौन ऐसा जो है आपके एक तरह से शख्स था जो कि उसको खरीद सकता नॉर्मल आदमी में? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के मतलब कि जब हम कोई चीज आपको जो है एक तरह से ग्लोबली बांट रहे हैं। अब हमारी मार्केट सबसे बड़ी ये है, लेकिन मार्केट में जब तक लोग परचेज नहीं करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, उसका जो है उसका यूज कैसे जानेंगे कि वो उनके लिए कितना हेल्पफुल है? तो मोबाइल आ तो गया, लेकिन वो बिकेगा कैसे? कौन खरीदेगा इतना महंगा जब वो नहीं जानेगा सारी चीज? तो मार्केटिंग स्किल क्या होती है? मार्केटिंग स्किल यही होती है। जैसे आपने देखा इंडिया में जब लॉन्च हुआ तो धीरू भाई अंबानी ने 500-500 रुपए में एक मोबाइल सेट सबको पकड़ा दिया हाथ में, इतना सस्ता बांट दिया कि सब लोग जो है सबने खरीद लिया। अब धीरे धीरे करके अब जब उन्होंने पकड़ा दिया, अब लोग हैबिचुअल हो गए, बात करना शुरू कर दिया, मैसेजिंग शुरू कर दिया, सारी चीजें जो है। पहले हम लोग जैसे मैसेज आप जो है आप व्हाट्सएप पे करते हैं, पहले पेजर आया करता था। तो पेजर एक छोटा सा इतना बड़ा डिवाइस होता था, तो उसमें मैसेज किया जाता था। तो एक मैसेज दूसरे के पास जाता था, दूसरा मैसेज करता था। तो एक पेजर दूसरे पेजर के पास जो मतलब पेजर होना जरूरी होता था, तब जो है जाकर के आपके मैसेज रिसीव हुआ करते थे। आज सारी चीज उठा करके एक ही मोबाइल में दे दी है। चाहे वो कंप्यूटर हो, कंप्यूटर की भी कोई जरूरत नहीं, मोबाइल से काम कर लीजिए। कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं, मोबाइल से काम कर लीजिए। पेजर की कोई जरूरत नहीं, आप इसी से कर लीजिए। फैक्स की कोई जरूरत नहीं, आप इसी से कर लीजिए मोबाइल से। आपको फोटोस्टैट की कोई जरूरत नहीं, आप मोबाइल से कर लीजिए। प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं, आपके इसी से सारी चीजें हो जाएंगी। जितने डिवाइसेस थे उन सबको हम लोग ने कहां पे ले आए? इस मोबाइल में। तो मोबाइल का मजा कैसे चखेंगे? तो 500-500 रुपए में जब पकड़ाया, जब सबकी आदत पड़ गई तो धीरे से उसका रेट शुरू कर दिया, खूब कमाया कंपनी ने। तो कंपनी जब शुरू में 500-500 रुपए में दे रही थी तो क्या उसकी लागत 500 रुपए थोड़ी थी? वो तो अपना लॉस पर दे रही थी। मार्केट में इसलिए दे रही थी आगे कमाएंगे। जियो आया, जियो लॉन्च हुआ, साल भर फ्री सबको दिया डेटा, फ्री डेटा ले लो। पहले लोग डेटा यूज करना नहीं जानते थे, फ्री डेटा ले लो। अब फ्री खूब यूज किया, अब एक साल में हैबिट पड़ गई। जब एक साल में सबकी हैबिट पड़ गई तो अब क्या है, अब उसने फिर से वो नॉर्मल जैसे और कंपनी है वैसे वो भी कंपनी बन गई। अब वो भी जो है आपसे पैसा लेने लगी। अब आप उसके आदी हो गए।
तो ये सारी चीज इसी तरह से वर्ल्ड वाइड हर कंपनियां पहुंचती हैं, पहले अपने आप को स्टैब्लिश करती हैं और स्टैब्लिश करने के बाद तब जाकर के आपके एक तरह से पैसे कमाने की बात होती है। यही मार्केट का स्ट्रेटजी है, वही सरवाइव भी कर पाता है। आज की मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में अगर आप ये सोचें कि अगर हम आज बिजनेस करें और आज ही पैसा कमाना शुरू कर दें, तब आपका बिजनेस कभी नहीं सरवाइव करेगा। बिजनेस में आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, जब स्टेबल हो जाएंगे तो अपने आप पैसा वो देने लगेगा। तो ये चीज होती है, आपके बड़े बड़े बिजनेस को अगर आप देखें तो इसी तरह चलते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे आपके जब इन दक्षिण एशियाई देशों में जब ये कंपनीज आने लगी, हम लोग को प्रोडक्ट मिलने लगा, हम लोग खुश होने लगे, सस्ते सस्ते पैसे में खूब अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने लगी, उद्योगों से निकलने वाले धुएं हम देख ही नहीं रहे। जो आपके फाइनेंस कंपनियां आई, उन्होंने सबको गाड़ी पकड़ा दी, हर घर में 2-2 3-3 गाड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारी चीजें, अब उसमें सारी गाड़ियां आ गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, सबके पास गाड़ियां हो गई, उससे निकलने वाले धुओं को कोई नहीं देख रहा है, प्रदूषण हम लोग करते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक 3 किलोमीटर मोटी परत जम गई, 3 किलोमीटर मोटी। और ये ये धूल की, ऐश की, सूट की, ये सब धुएं की इस तरह की परत जम गई। और ये जो धुएं की परत जमी, इसकी वजह से जो क्या हुआ कि आपके एक तरह से आपके ग्लोबल वार्मिंग तो होने ही लगी, लेकिन ग्लोबल डिमिंग भी शुरू हो गई। क्योंकि एशिया के दक्षिणी, एशिया के ऊपरी वायुमंडल में सबसे पहले देखा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, एशियाई भूरी धुंध, एशियन ब्राउन हेज। हेज क्या होता है, धुंध, तो धुंध को हेज कहते हैं। तो भूरे रंग की जो है आपके एक तरह से धुंध दिखाई पड़ने लगी। ये 3 किलोमीटर मोटी परत थी जो आपके जमने लगी, और इसी परत को कहा जा रहा है कि अगर ये मोटी होती चली गई, ये किसकी है, सूट की, सूट मतलब कार्बन, कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं, तो सूट की, कालिक जिसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए व्हाइट शर्ट पहन करके आदमी निकल गया और धुएं उसको लग रहा है, तो उसके पूरे जो है व्हाइट शर्ट पे आप देखेंगे काले 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 छींट पड़ जाती है, तो वो होती कालिक, सूट जिसको कहा जाता है। तो कालिक जो है ये बहुत तेजी से ऑटोमोबाइल से निकलती है, व्हीकल से। अब तो खैर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया व्हीकल से, पहले बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ करता था। कालिक निकलने लगी, वो जमने लगी। धुआं हम लोग निकाल रहे हैं उद्योगों से, वो भी जाके ऊपर जम रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हैं, वो भी जाके जम रहा है। तो मतलब धूल की, धुएं की, आपके इस तरह के ऐश की जो है राख है, फिर इसके बाद जो है आपके एक तरह से कालिक जो है सूट की, ये एक परत जमती चली गई, 3 किलोमीटर मोटी परत जम गई। यही परत अब धीरे धीरे सघन हो रही है। जब ये सघन होती जाएगी, डेंस होती जाएगी, इंसुलेशन कम कर रही है। सूर्य से आने वाले प्रकाश की जो है आपके किरणों की इंसुलेशन कम होती चली जा रही है, क्योंकि ऊपर से ही परावर्तित कर दे रही है, इतनी ज्यादा सघन होती जा रही है। तो एशियाई भूरी धुंध ने क्या किया, ग्लोबल डिमिंग स्टार्ट कर दिया। ये धुंध, एशियाई भूरी धुंध इसलिए बोला गया क्योंकि एशिया से शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि ये एशिया के वायुमंडल में है, आज पूरी पृथ्वी के आवरण में है, पूरे पृथ्वी के वायुमंडल के आवरण में मौजूद है, एनवेलप में। हर कंट्री के ऊपर ये परत जम चुकी है, और हर कंट्री के ऊपर ये परत जो जमी हुई है, ये सघन होती जा रही है, डे बाय डे डेंस होती चली जा रही है। अगर हम लोग प्रदूषण इसी तरह करते रहे, ये डेंस होती चली जाएगी, और जब डेंस होती चली जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अभी तो क्या कर रही है, अभी तो सूर्य से आने वाले प्रकाश 100% आ रहा है, तो इसलिए अभी ये मोटी परत क्या कर रही है, जो पृथ्वी से की सतह से परावर्तित होने वाला प्रकाश है, यहां से आने वाली अभी क्या है, अभी इसकी मोटाई जो है आपके बहुत ज्यादा सघन नहीं है, तो अंदर इंसुलेशन तो हो रहा है, लेकिन बाहर की तरफ इंसुलेशन जा नहीं रहा था। तो वो था क्या, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये मोटी और होती चली गई, सघन होती चली गई, तो ऐसे कंडीशन में इंसुलेशन नहीं होगा 100%, बाहर से ही इंसुलेशन होने लगेगा। पृथ्वी के औसत तापमान गिरने लगेगा, और औसत तापमान गिरते गिरते पृथ्वी पर हिम युग आ जाएगा, आइस एज आ जाएगा, जैसे प्लिस्टोसीन एज में था। जो हमने आपको फिल्म बताई थी कल के बाद, उसमें ग्लोबल डिमिंग दिखाया गया है लास्ट में, जहां पे पृथ्वी का अंत हो रहा है। पूरे जगह पे, जैसे फिल्म में क्या दिखाया गया है, पूरे शहर में पानी भर गया,
और धीरे धीरे करके टेम्परेचर इतनी तेज कम हुआ कि क्या हुआ कि वही जो पानी था वो बर्फ में कन्वर्ट होने लगा। इवन इंसान, चलता चलता इंसान ठंडा होकर के वहीं पर जम गया। तो क्या है, जो चीज जहां रहेगी वहां फ्रीज कर जाएगी टेम्परेचर कम होने की वजह से। ये क्या है, ये ग्लोबल डिमिंग का इफेक्ट है। तो ग्लोबल डिमिंग से क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, और इतना रिड्यूस हो जाएगा ज्यादातर रीजन में आपके क्या हो जाएगा, आइस कवर्ड रीजन कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी है ये क्या, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके एक तरह से पूरी तरह से हिम का गोला बन जाएगा, आइस का पूरा बॉल बन जाएगा। और जितना जल है ये जल सब का सब क्या हो जाएगा, आइस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये आइस में जो है आपके एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, इसी आइस से पूरी तरह से कवर हो जाएगा कौन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सब दब जाएंगे अंदर, खत्म हो जाएंगे उसमें। और हिम युग आते ही इंसान बच भी जाए लेकिन सारे जानवर, सारे पेड़ मरने लगेंगे। जब पेड़ और जानवर मरने लगेंगे एक तरह से ऑक्सीजन समाप्त होने लगेगा, क्योंकि जब हिम युग आ जाएगा तो पूरी बर्फ जो होती है वो पूरे पेड़ों पर पड़ने लगती है, पेड़ों पर जमने लगती है। पेड़ों को जब इंसुलेशन नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो बर्फ के पड़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। जब ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, हम लोगों का सर्वाइवल, ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल समाप्त होने लगेगा, फिर ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो है चीजें जो कि हम लोग यहां पर देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और जिसको हम लोग एनालिसिस अगर अभी नहीं करेंगे तो हम लोग पृथ्वी को बहुत जल्दी मार डालेंगे। तो इसलिए हम आपको मिल करके ही, यही पूरा जो है विश्व कर रहा है, वैज्ञानिक इसी में जुटे हुए हैं कि हम सब लोग मिलके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है वो क्या है, वो यही है कि आइए हम लोग मिल बैठ करके कॉन्फ्रेंस करें, जिससे कि जो आपकी समस्याएं, उस समस्याओं को दूर करें और पृथ्वी जिस संकट में आने वाली है उसको, उससे निजात दिलाएं। ये मोटिव है, ये मोटो है कि कैसे जो है हम लोग इसको जो है एक तरह से चेंज करेंगे, या किस तरह से हम लोग यहां पर आपके पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो ग्लोबल डिमिंग एक ऐसा इफेक्ट है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है आपके लास्ट में आकर के आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगी, और आइस एज आते आते धीरे धीरे करके जो है आपके सारी चीज बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्फ में कन्वर्ट होते ही सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म होते ही ह्यूमन का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे करके लाइफ समाप्त होने लगेगी और अर्थ लाइफलेस हो जाएगी। जैसे और प्लैनेट्स पर कोई लाइफ नहीं है, वैसे ही पृथ्वी पर भी कोई लाइफ नहीं रहेगी, सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ग्लोबल डिमिंग का लास्ट इफेक्ट आता है, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, क्यों, क्योंकि अभी जो परत है वो इतनी ज्यादा डेंस नहीं हुई है, अभी इंसुलेशन हो रहा है, कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके ये इंसुलेशन जो है आपके एक तरह से खत्म होने लगेगा, मतलब और जो है कम होने लगेगा, और परावर्तन ज्यादा होने लगेगा। और जब परावर्तन ज्यादा होने लगेगा, इंसुलेशन कम होने लगेगा, पृथ्वी का औसत तापमान गिरने लगेगा। पृथ्वी के औसत तापमान गिरने से आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगा, पृथ्वी की जितना भी जल का भाग है सब के सब हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और हम लोग भी एक तरह से एंड अप कर जाएंगे। तो ये एक तरह से ग्लोबल डिमिंग हम लोग बताते हैं कि ग्लोबल डिमिंग जो है ये लास्ट स्टेप है, जहां पर जो है हम लोग जो है एंड करेंगे, या किस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर जो है आपके एक तरह से अर्थ को कैसे मौत आएगी और हम लोगों को कैसे मौत आएगी, ये चीज बताई जा रही है कि कैसे जो है आपके जीवन अंत करेगा। तो एक तरह से वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि इफेक्ट होगा ग्लोबल डिमिंग का। तो ग्लोबल डिमिंग की वजह से ऐसा धीरे धीरे करके आपके होता चला जाएगा।